ये बात सही है कि नियति अवसर का बीज है, लेकिन उसका वृक्ष केवल और केवल पुरुषार्थ के जल से ही पनपता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे और अंतिम सप्ताह का आज पहला दिन। राज्यसभा में 11 दिसंबर को शुरू हुई चुनाव सुधारों पर चर्चा आज रहेगी जारी। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे जॉर्डन। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है यात्रा। राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की होगी समीक्षा। जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की तमिल संस्कृति और भाषा को लगातार समर्थन देने की सराहना। सम्राट पेरुम्बीडुगु मथारैया द्वितीय स्वरन मारन के सम्मान में जारी किया गया डाक टिकट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समारोह में रहे उपस्थित। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत दौरे पर। आज उनका अंतिम दिन। राजधानी दिल्ली में मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख से भी होगी भेंट। धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। वहीं अंडर 19 एशिया कप में भी भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से दी मात। दीपेश कनिष्क की शानदार गेंदबाजी से जीता भारत। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। आइए नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। आज लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच चर्चा तथा मतदान के लिए सूचीबद्ध। अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा आज जारी रहेगी। चर्चा की शुरुआत 11 दिसंबर को सांसद अजय माकन द्वारा की गई। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यानी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज जॉर्डन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में हाशमाइट साम्राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचेंगे। डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ भारत इथियोपिया संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में ये यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को और सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है।
इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा होगी और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। Honorable Prime Minister would be, Shri Narendra Modi would be arriving in Jordan on the 15th. He would be here on the 15th and the 16th on a bilateral visit. This would be his first full-fledged bilateral visit to Jordan, and this would be the first such visit by a Prime Minister in this millennium, actually. So, Honorable Prime Minister was last here on a transit visit in 2018, and this visit at the invitation of His Majesty King Abdullah II, in the 75th year of establishment of diplomatic relations between India and the Hashemite Kingdom of Jordan, is a truly historic and a landmark event, perhaps the most memorable occasion when it comes to celebration of this 75th year. We look forward to welcoming Honorable Prime Minister here. This is a visit which is happening at a very important time, both in terms of India and Jordan relationship as well as the region. And it's a time also to not just reflect upon the ties, the friendly ties and deep-rooted ties that we have between India and Jordan, but also to take it further to a new level. And in this regard, the discussions between Honorable Prime Minister and His Majesty and the leadership during the visit, when he would be here and he would be meeting His Majesty, His Royal Highness the Crown Prince, as well as Honorable Prime Minister would be received by Prime Minister of Jordan. He is also will be participating in a business event to coincide with this visit, and then traveling to Petra, weather permitting, with His Royal Highness Crown Prince. On the invitation of Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, Modi ji is visiting Ethiopia on 16th and 17th of December. And this visit is going to discuss on the entire gamut of relationship between both the countries. And we, during the visit, the both leaders will also review the issues which are related to regional and international issues. India and Ethiopia are two civilizational countries, and we have very long-standing, deep and friendly relationship. This visit is taking place on the 15th year of for last 15 years no Prime Minister from India has visited this place. So this is a very historic moment for us, and we see that there are a big and rich agenda on which the discussions will take place. It will strengthen the cooperation at the bilateral level. Both the countries are members of BRICS, and we are very important partners when it comes to cooperating on international issues such as UN reforms, regional issues, and also there are agendas which we discuss at the regional level, particularly at the level of BRICS. So India is going to be the chair of BRICS in 2026, Ethiopia being an important member, so all those issues will come up during the discussions. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर हुए आतंकवादी हमले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। इस आतंकवादी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किए गए भयानक आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए स्वच्छ हवा और सुरक्षित जल स्रोत बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम ऊर्जा को जितना संरक्षित करेंगे और बचाएंगे, वो प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल और विश्वसनीय तरीके से ऊर्जा संरक्षण ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा बचाने का मतलब सिर्फ कम इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का समझदारी, जिम्मेदारी और कुशलता से उपयोग करना भी है। की बचत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुरूप और विश्वसनीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। जब हम विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग नहीं करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट उपकरण अपनाते हैं, घरों और कार्यस्थलों में नेचुरल लाइट एवं वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं या सोलर एवं रिन्यूएबल एनर्जी को विकल्प को अपनाते हैं, तो हम न केवल ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि कार्बन एमिशंस को भी कम करते हैं। स्वच्छ वायु और सुरक्षित जल स्रोतों को बनाए रखने तथा बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए भी ऊर्जा की बचत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली हैं। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिस्कार्बोनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया था। उस महत्वपूर्ण मंच पर मैंने रेखांकित किया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच समुदायों को सशक्त बनाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होती है। मैंने ये भी कहा था और आज से उसको मैं दोहराना चाहती हूँ कि ग्रीन एनर्जी केवल विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सफलता के लिए हर क्षेत्र और हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए व्यवहार में बदलाव बेहद आवश्यक है। भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की सफलता के लिए प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए बिहेवियरल चेंज सबसे महत्वपूर्ण है।
ये प्रसन्नता की बात है कि सरकार द्वारा बिहेवियरल चेंज के लिए भी अनेक कार्य चलाया जा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ का आधार है। मैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों को तथा विशेष रूप से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक दायित्व, साझेदारी और जन भागीदारी की इस भावना के साथ भारत ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा तथा एक हरित और उज्जवल भविष्य की दिशा में अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा। आइए हम संकल्प लें कि ऊर्जा संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी धरती सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के अनमोल संसाधनों का आनंद ले सके। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। ये अधिकारी हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में विशेष फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने रियासतों के एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जहां ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, जहां लोग एक ही भाषा बोला करते थे, वहीं सरदार पटेल ने एक ऐसे राष्ट्र के एकीकरण का कहीं अधिक जटिल कार्य किया जहां भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक थी। As it is the 150th birth anniversary of our first internal Home Minister, that is Sri Sardar Vallabhbhai Patel ji. You just see how we are working together so easily. His days were not that much easy for him. He is the man who unified the whole country. How many kingdoms were there that all get unified today? That is the reason why we are able to function smoothly today. And he is known as Bismarck of India, but it should be reverse, because in Germany there is only one single language, so unifying the Germany is not a big thing. Here different language, different caste, different region, so everything has been unified with one single call. That's why I am always saying he is not the Bismarck of India, but Bismarck should be called as Patel of Germany. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र विकसित राष्ट्र एट 2047 की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहने की सलाह दी। Servants, you all have an important role to play as we march towards achieving the ambitious vision, transform the nation into a developed country by 2047. You all are aware that this Amrit Kal of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji has given a clarion call to work towards Viksit Bharat. Why this call has been given by him? When you are traveling, you should know where you want to stop, where you want to continue, and what you want to achieve. If there is no target, we all will be working like that. So Viksit Bharat by 2047 is a good target that should be in the heart of everyone. So we all will move towards that. It cannot be achieved overnight, everybody knows, but it has to be achieved. That should be the will of every one of us. If we achieve that, then the poverty will get eliminated automatically. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में तमिल सम्राट
पेरुबिदुगु मुथरैया द्वितीय सुवर्ण मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा तमिल संस्कृति और भाषा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने काशी तमिल संगमम जैसी पहलों की प्रशंसा की और उन तमिल राजाओं, नेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान और सम्मान देने के प्रयासों की भी भूरी भूरी सराहना की, जिन्हें पहले पर्याप्त सम्मान और मान्यता नहीं मिली थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथरैया पर जारी किया गया स्मारक डाक टिकट तमिल विरासत को मान्यता प्रदान करने के लिए इसी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और महान नेताओं की धरोहर का दस्तावेजीकरण, उनका सम्मान और उनकी विरासत का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान तमिलनाडु सहित देश के सभी क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों और महान शासकों को सम्मानित करने के सरकारी प्रयासों को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि चोरी की गई लगभग 642 मूर्तियों और प्राचीन कलाकृतियों को 2014 के बाद वापस लाकर सुरक्षित किया गया है, जिनमें से कई तमिलनाडु से है। उपराष्ट्रपति ने इन प्रयासों को सराहनीय बताया। देश भर में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत बाघों की राष्ट्रीय गणना प्रक्रिया औपचारिक रूप से आज से शुरू हो गई है। ये गणना हर 4 साल में एक बार की जाती है, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की वास्तविक संख्या, उनके आवास क्षेत्र, वितरण और संरक्षण की स्थिति का सटीक आकलन करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू हो गई है। उत्तराखंड में ये प्रक्रिया 15 दिसंबर से फरवरी 2026 तक चलने वाली है। गणना कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2026 तक जारी की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सहित नैनीताल के सभी वन प्रभागों में बाघ गणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि बाघ गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से विभिन्न तकनीकों की मदद से बाघ गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। बाघों की गणना के लिए आधुनिक कैमरा ट्रैप तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये वर्तमान समय में बाघ गणना की सबसे भरोसेमंद और मान्य विधि है। कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की तस्वीर ली जाती है, जिनमें उनकी धारियों के पैटर्न के आधार पर पहचान की जाती है। प्रत्येक बाघ की धारियां इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय होती है, जिससे एक एक बाघ की सटीक पहचान संभव हो जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 3 दिवसीय सरबानी यस फोरम 2025 में हिस्सा लिया। ये वार्षिक आयोजन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए वैश्विक नेताओं, मंत्रियों और विशेषज्ञों को एक मंच पर साथ लाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोप, ब्रिटेन और मिस्र के समकक्षों से मुलाकात की। इस शिखर सम्मेलन में नेताओं और नीति निर्माताओं ने प्रमुख भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की और लातविया की विदेश मंत्री बेबा ब्रेस के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। उन्होंने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी को सरबानी यस फोरम 2025 के दौरान देखना बहुत अच्छा लगा। एक अन्य बैठक में विदेश मंत्री ने मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर
अब्देलट्टी से मुलाकात की। उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से भी मुलाकात की। फोरम का समापन रविवार को हो गया। राजधानी दिल्ली को स्मॉग की मोटी चादर ने घेर लिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर श्रेणी में चला गया है। आज यानी सोमवार की सुबह दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। ऑनलाइन एक्यूआई मॉनिटर के अनुसार आज सुबह 6 बजे राजधानी दिल्ली की एक्यूआई 613 दर्ज की गई, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। वहीं रविवार को एक्यूआई 461 रहा। वजीरपुर स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र ने दिन के दौरान अधिकतम संभव वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 दर्ज किया। शाम 4 बजे तक सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली के 39 सक्रिय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 38 ने गंभीर प्रदूषण स्तर दर्ज किया है, जबकि केवल शादीपुर ही अत्यंत खराब श्रेणी में रहा। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। फिर दोपहर 1:30 बजे के करीब वो अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मान समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। मेसी भारत में 3 दिन का गॉट इंडिया टूर कर रहे हैं। आज उनके दौरे का अंतिम दिन है। शनिवार को वो कोलकाता और हैदराबाद पहुंचे। वहीं रविवार को मुंबई में सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। अपने 4 शहरों के गॉट इंडिया टूर के तीसरे पड़ाव पर रविवार को मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में 1 घंटा बिताया, जहां उन्होंने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों, क्रिकेट आइकॉन तेंदुलकर, भारतीय फुटबॉल दिग्गज सुनील छेत्री के साथ साथ मनोरंजन जगत की हस्तियों से मुलाकात की। लियोनेल मेसी भारत के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आज नई दिल्ली में होंगे। इस दौरान दिग्गज फुटबॉलर की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। मेसी पीएम नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर जाने के बाद एक सांसद के आवास पर भारत के चीफ जस्टिस और सेना प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं। मेसी के साथ उनके इंटर मियामी के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी होंगे। गॉट इंडिया टूर के आखिरी दिन मेसी अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के 2 सदस्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए दोहरी खुशखबरी आई है। धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। वहीं अंडर 19 एशिया कप में भी भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने T20 की बात करें तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से दक्षिण अफ्रीका की पारी 20 ओवर में 117 रन पर समेट दी। भारत ने फिर 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 120 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अभिषेक ने 18 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान की अगुवाई में गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने अंडर 19 एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 90 रनों से हरा दिया। भारत की इस टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरोन जॉर्ज के 85 रन और कनिष्क चौहान के 46 रनों के दम पर 46.1 ओवर में 240 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 41.1 ओवर में 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए हुजैफा एहसान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। भारत के लिए गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट छटके। किशन सिंह को 2 सफलता मिली, जबकि वैभव सूर्यवंशी और किलन पटेल ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने रविवार को स्क्वैश विश्व कप में हांगकांग को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया।
इस प्रकार अपना पहला खिताब जीतकर ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने 2023 में मिले कांस्य पदक के भारत के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। ये खिताबी जीत भारतीय स्क्वैश के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि इस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में इस खेल को लेकर भारत से उम्मीद की जा सकती है। हैदराबाद के डुंडिकल स्थित वायुसेना अकादमी में 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त दीक्षांत समारोह परेड का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के पूर्व कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक बना। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन की कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसा टीवी के साथ। नमस्कार।